साल वाली ये बताई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, जीके या रीजनिंग, मैथ, सभी के क्वेश्चन डेली यूट्यूब पे जाते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो आप लोग डेली देखिएगा। दोस्तों, आज है रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हल करते हैं। शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए आप लोग इसको बनाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाइए इसको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए से जेड तक ये लिखा गया है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? ए से लेकर जेड तक में कुल टोटल 26 अक्षर ही होते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल 26 अक्षर ही होते हैं। एक चीज आपको और पता होगा कि ये जो वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी गई है, ये लिखी कैसी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है? बताओ दोस्तों। ये अंग्रेजी वर्णमाला जो हो या फिर हिंदी वर्णमाला हो, कुछ भी जो लिखा जाता है उर्दू को छोड़ के, वो कैसे लिखा जाता है? बाएं से लेके दाएं। अब आप बाएं दाएं में अगर कंफ्यूजन है तो आपका बायां हाथ जो होगा वो होगा बायां, आपका दायां हाथ जो होगा वो क्या होगा? दायां होगा। यानी आपके बायां हाथ है बायां सिरा, दाहिने हाथ पे दायां सिरा। और देखो, इधर बाएं सिरे पर ए है और इधर दाएं सिरे पर जेड है। यानी हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। अब सवाल क्या है? यदि वर्णों को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, यदि जो ये वर्ण लिखे गए हैं इनको हम किस क्रम में लिख दें? विपरीत क्रम। विपरीत मतलब उल्टे क्रम में लिख दें। ठीक है दोस्तों, विपरीत क्रम में कर दिया जाता है तो दाएं ओर से नौवां अक्षर, तो दाएं ओर से नौवां अक्षर के बाईं ओर से पांचवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, यही है। चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ा और ऊपर करते हैं फिर बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। ये एकदम बायां सिरा, ये हो गया दायां सिरा। टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। चलिए पहले क्या बोला गया है कि यदि वर्णों को किस क्रम में लिखा जाए? विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। अगर हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, ए जो है इस सिरे पे आ जाएगा और जेड जो है इस सिरे पे आ जाएगा। क्या बोलो, सही है? बोलो भाई, सही है। अगर हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ए उस साइड से इस सिरे पे यानी दाहिने सिरे पे आ जाएगा, जेड जो है वो दाएं से उठ के बाएं सिरे पे चला जाएगा, जो कि यहां होगा। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 अक्षर हो गए हमारे। हम विपरीत क्रम में बोला क्वेश्चन, विपरीत क्रम में हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। तो दाएं ओर से नौवां अक्षर, क्या दाएं ओर से नौवां अक्षर? अच्छा, आप दाएं पे बताओ कौन है? ए है क्या? इधर से नौवां अक्षर यानी दाएं ओर से नौवां अक्षर। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम आई पे आ गए क्या? नौवां अक्षर हमारा यही हुआ। बोलो भाई, नौवां अक्षर हमारा आई हुआ। अब आगे क्या बोला है? 9वें अक्षर के बाएं ओर से पांचवां अक्षर कौन होगा? यानी इस 9वें अक्षर के बाईं ओर से पांचवां। अच्छा, बायां इधर, इसका बायां इधर ही फिर होगा, और बाईं ओर से कौन सा नंबर? पांचवां अक्षर। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, जो कौन सा है? यन। कौन सा है? यन है। यानी दाएं ओर से नौवां के बाएं पांचवां कौन सा अक्षर होगा? यन होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यन होगा। ये तरह बेसिक।
अब ऐसे क्वेश्चन को आप जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो चुटकियों में हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, चलिए आप लोग भी देखिए। बोला है कि विपरीत क्रम में इसको लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए, सबको पता है भैया जब विपरीत क्रम में होगा तो ए उधर हो जाएगा, जेड इधर हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? ए उधर हो गया, जेड इधर हो गया। और बोला है कि दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं 5वां। हम अपने बच्चों को पढ़ाए हैं कि दाएं प्लस बाएं अगर होगा तो हम प्लस करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो इधर है दाएं से 9वां और बाएं से 5वां यानी 9 9 9 और प्लस 5 कितना हुआ? 14 हुआ कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, एक दाएं एक तरफ दिया है, एक तरफ बाएं दिया है, तो दाया बाया होगा तो हम जोड़ेंगे। क्या दिया है? दाएं से 9वां तो 9वां, बाएं से 5वां तो 5वां, और टोटल के जोड़े तो कितना आया? 14 आया। बेसिक एडवांस तरीका, ट्रिक से आप बगैर देखे कैसे हल करोगे। बेसिक तो ये रहा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूं। आप देख के बगैर पेन कापी उठाए कैसे आप हल करोगे दिमाग से। आपको पता होगा कि ये इधर आ गया, जेड इधर चला गया, और जब दाया बाया दिया रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ लेंगे। इसको जो दिया है, यहां से दिया है दाएं से 9वां, बाएं से 5वां, तो टोटल हुआ 14। किधर से 14? दाएं से 14। ठीक है दोस्तों, दाएं से 14। अच्छा एक बात आपको पता होगा कि जब बाएं से गिनते हैं तो बाएं से जब गिनते हैं तो जो नंबर आता है वही उसकी प्लेस वैल्यू आती होती है। जैसे मान लीजिए आई 9वें नंबर पे आता है बाएं से गिनने पर, तो आई की प्लेस वैल्यू ही 9 होती है। समझ में आया? और जब यहाँ विपरीत क्रम में बोल दिया गया है तो ए उधर हो गया, यानी ए से अगर हम गिनेंगे तो 14 नंबर पे क्या आएगा? यन आएगा, और 14 प्लेस वैल्यू भी यानी की होती है। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा है। अगर हम दाएं से गिनेंगे तो दाएं से इधर ही से गिनेंगे, और 14 नंबर 14 आया है, और 14 प्लेस वैल्यू ही यानी की होती है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? यान होगा। बोलो दोस्तों, समझ में आया क्या? क्या होगा इसका उत्तर? यन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। बहुत जल्द हम लोग ला रहे हैं इस पे बेसिक क्लास ला रहे हैं पूरी रीजनिंग की, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द लाने वाले हैं हम लोग, और इसका उत्तर क्या होगा? यन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कैसे इसको व्यवस्थित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के पश्चात तीसरे नंबर का हमसे पूछा है कि तीसरे स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए आप देखेंगे तो OBL यहां भी, यहां और हर एक जगह OBL कॉमन है कि नहीं? बोलो, OBL यहां भी है, यहां भी, यहां हर एक जगह OBL लिखा है। तो हम इससे कंफर्म नहीं करना पाए कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन से तीसरे पे आएगा। नहीं कंफर्म कर पाए क्योंकि सभी जगह सेम लिखा है। एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ आई लिखा है, यहां भी आई लिखा है, यहां भी आई, लेकिन यहां देखिए ए लिखा है और यहां देखिए ओ लिखा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इन तीन में आई लिखा है तो इन दोनों में तो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन आपको पता होगा कि अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है। तो बताइए, ये OBL तो सेम है, उसके बाद आई आया और इधर ए आया, इधर ओ आया। तो आप लोग बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आएगा कि आई आएगा कि ओ आएगा? तो सबसे पहले तो ए आएगा, यानी पहले स्थान पे हम इसको लिखेंगे। बोलो भाई, क्योंकि सबसे पहले इस तो कॉमन है, उसके बाद ए आया पहले, तो पहले स्थान हम इसको ही ना लिखेंगे।
लेकिन हमसे पहले ना पूछ, हमसे पूछा क्या है तीसरे पे, तो चलिए दूसरे पे क्या लिखा जाएगा पहले इसको देखते हैं। अच्छा ए वाला तो हो गया, अब बचा यहाँ ओ, यहाँ आई, तो पहले आई आता है कि पहले ओ आता है? गुरुजी पहले आई आता है। जब आई आता है तो आई में तो हम कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों जगह आई दिया है। बोलो तीनों जगह आई है ना। एक स्टेप हम और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ वी है, यहाँ क्यू है, लेकिन यहाँ जी लिखा गया है। अब आप बताइए कि पहले वी आएगा कि पहले क्यू आएगा कि पहले जी आएगा? तो पहले जी आएगा, जी आएगा तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। बोलो, लेकिन हमसे दूसरा भी नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है? तीसरा पूछा है। चलो तीसरे में अब देखो, यहाँ आई तक तो कॉमन था, यहाँ वी है, यहाँ क्यू है, तो पहले वी आएगा कि पहले क्यू आएगा? तो पहले क्यू आएगा, यानी ये तीसरा नंबर होगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा शब्दकोश में। और हमसे तीसरा वाला ही पूछा है, तो ये वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या? बोलो कैसे अंतर करना है, कैसे निकालना है? जो कॉमन मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा वो पहला, फिर उसके बाद जो आएगा दूसरा, फिर उसके बाद जो आएगा तीसरा। तो तीसरे नंबर पे ये आया है जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? चलो चलिए अगला क्वेश्चन, शब्दों के दिए गए समूह में से, शब्दों के दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करें। ये शब्दों के कुछ समूह दिए गए हैं, आप इसमें असंगत की पहचान करें। कौन सा असंगत होगा? तीन किसी ना किसी तरीके से समान है, कुछ ना कुछ उसमें समानता जरूर पाई जाएगी, लेकिन एक ऐसा होगा जिससे समानता नहीं पाई जाए, वो थोड़ा सा अलग होगा। चलिए देखते हैं कौन अलग है। अच्छा गोंद बताइए क्या होता है? गोंद किसी न किसी चीज को चिपकाने का काम करता है। लेई क्या करता है? लेई भी किसी न किसी चीज को चिपकाने का काम करता है। और इधर सीमेंट देखिए, सीमेंट भी किसी न किसी को चिपकाने का ही काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। लेई भी किसी न किसी को जोड़ने का काम करती है, गोंद भी किसी को जोड़ने का काम करती है। लेकिन क्या तेल ऐसा करता है क्या? नहीं, तेल ऐसा नहीं ना करता। गोंद, लेई और सीमेंट जो है वो किसी न किसी को जोड़ने या चिपकाने का काम करती हैं, लेकिन तेल ऐसा है, तेल ऐसा है जो कि ये काम नहीं करता। ये थोड़ा सा अलग है कि नहीं? बोलो भाई अलग है ना। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ तेल। क्या हुआ? तेल। और इसमें यही पूछा था कि असंगत यानी कौन अलग है इन चारों में से। क्या पूछा गया था कि कौन इन चारों में से अलग है? तो कौन अलग है? तेल। क्योंकि ये तीनों जो हैं कुछ न कुछ जोड़ने या चिपकाने का काम करते हैं, लेकिन तेल ऐसा नहीं करता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तेल होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया दिखा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया दिखा होगा, आप पढ़िए फिर बनाइए। चलिए देखिए, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए, उत्तर निकालना नहीं है, पहले समझिए, उत्तर आपको निकालना नहीं है। उत्तर किससे निकल सकता है? पहले से निकल सकता है कि दूसरे से निकल सकता है, यही बताना है, आपको उत्तर निकालना नहीं है। ये देखो यहां लिखा है ना कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर क्या होगा हमसे इससे नहीं मतलब, लेकिन कौन सा कथन ऐसा है कि जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बोलो दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों बताइए। देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलो यहां प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? एक्स, वाई, टी, यू और वी कितने लोग हैं? एक्स है, वाई है, टी है, यू है और कौन है? वी है।
जब उनके वजन के अनुसार, ये जो तुमने लोग दिए हैं, जब उनके वजन के अनुसार किस क्रम में, आरोही क्रम में, किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पे खड़ा है, कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पे। अच्छा, आपको ये याद रहना चाहिए कि किस क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में पहले उसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद बताना है कि कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पे खड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलें, आरोही क्रम से बताना है कि शुरुआत से कौन दूसरे स्थान में। अब चलो, ये हमारे दो कथन दिए गए हैं, हम इन कथन को देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले कथन पे चलते हैं। जब ऐसी सवाल आपको दिखे, इस समय बैंक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसका आ रहा है, अब रेलवे में भी आने लगा है, अब हर जगह कहीं ना कहीं, लेकिन बैंक में पहले इसको देखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है कि हम पहले, जब आप पहला कथन देखें, जब आप पहला कथन देखें तो दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आपको ऐसी सवाल दिखे तो आप में दो कथन हैं, तो आप दूसरे को मत देखिए, सिर्फ पहले वाले कथन को देखिए और पहले वाले से ही देखिए उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। यक्ष का वजन, यहां लिखा है यक्ष का वजन टी से कम है। यक्ष का वजन किससे कम है, टी से। अगर टी से कम है तो ऐसे होगा, टी ऊपर होगा। समझ में आया क्या? चलिए, यक्ष का वजन टी से कम है और यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना है। यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना। अच्छा, यू की वजन टी की तुलना में 2 गुना, यानी कहीं ना कहीं यू जो है टी से बड़ा होगा। बोलो भाई, कहीं ना कहीं यू जो है टी से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि दुगना बड़ा है। अच्छा बताओ, और किसी की बात किया क्या? नहीं किया। तो यहां तो 3 ही लोग की बात ना किया है पहले कथन में। बोलो, पहले कथन में कितने लोग की बात किया? सिर्फ 3 लोगों की बात किया। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। तो बताओ आप कैसे उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लोगे? अब जो बचे हैं वाई, अब बचे कौन कौन से हैं? बचे हैं वाई और वी। वाई और वी को हम कहां बैठा दे? यहां बैठा दे कि ऊपर बैठा दे कि बीच में बैठा दे? कहां बैठा दे? कुछ कंफर्म है? नहीं कंफर्म है। तो यानी पहले से तो हमारा उत्तर नहीं आया। समझ में आ रहा है नहीं? पहले कथन से तो हमारा उत्तर नहीं आया। चलिए दूसरे पे चलते हैं। फिर जब पहले से नहीं आया तो आप पहले को, जब पहले को आप लोग देख रहे थे तो दूसरे को आप भूल गए थे, पहले को ही देखे। अब आप दूसरे को देखने चल रहे हैं, दूसरे कथन को देखने चल रहे हैं, तो आप पहले कथन को भूल जाइए, जो दूसरे में लिखा है उसी से पढ़िए और उसी से देखिए उत्तर आता है कि नहीं। पहले कथन को आप भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या है? y और v का वजन, y और v का वजन x से कम है। अच्छा बताओ, y और v का वजन x से कम है। अच्छा ये बताओ, y सबसे छोटा है कि v सबसे छोटा है? क्या पता है आपको? नहीं बताया ना। ये तो सिर्फ इतना बताया कि y और v का वजन x से कम है। अच्छा बताओ, पता नहीं y से v बड़ा है कि v छोटा है? कुछ ऐसा बताया क्या? नहीं बताया ना। ये तो सिर्फ ये बताया है कि x से छोटे हैं y और v, बस। तो क्या बताओ, दूसरे वाले कथन से हमारा उत्तर आया क्या? नहीं आया। पहले वाले कथन से भी नहीं हमारा उत्तर आया, दूसरे वाले से भी नहीं आया। अब बताओ क्या होगा? अब एक बार हम दोनों को मिला के देख लेते हैं। चलिए दोनों को मिला के देखते हैं कि हमारा उत्तर आता है कि नहीं। जब पहले से नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, तो हम दोनों को मिलाएंगे, मिला के देखते हैं। चलिए अब दोनों को मिला के देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं। उत्तर क्या आता है हमसे इससे नहीं मतलब, उत्तर आएगा कि नहीं ये मतलब है। ये उत्तर नहीं पूछा उत्तर क्या आएगा, लेकिन उत्तर किससे आएगा ये पूछ रहा है और कंफर्म आएगा। ठीक है, चलिए दोनों को मिला के देखते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो क्या, यक्ष का वजन टी से कम। अच्छा, यक्ष का वजन किससे कम है? टी से। ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना। यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना, यानी कहीं ना कहीं टी से जो है यू बड़ा होगा। कहीं ना कहीं दुगना है तो बड़ा ही होगा। बोलो, और पहले कथन में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अब दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि y और v का वजन यक्ष से कम है। अच्छा, यक्ष से कम है y और v का वजन।
अच्छा एकदम कम, अब बताओ सबसे छोटा कौन है? y है, बताया ही नहीं। v है, बताया ही नहीं। बताया क्या? सिर्फ इतना बताया कि y और v का वजन x से कम है, तो x से कम तो दोनों है, लेकिन सबसे कम कौन है? ये तो कंफर्म ही नहीं हो पाया। और जब कंफर्म नहीं हो पाया तो आप बताओ क्या आंसर दे लोगे? नहीं तो अच्छा ऊपर से पूछा होता तो आप दे लेते। यहां पूछा क्या है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा वाला फिर उससे बड़ा, वही पूछा है ना। और पूछा कौन सा स्थान का है? दूसरे ही स्थान का। तो अब बताओ y ऊपर दूसरे पे होगा कि v दूसरे पे हो गया? क्या कंफर्म हो पाया? और आरोही का मतलब सबसे छोटे से गिना जाता है, तो सबसे छोटा y है कि v है? कुछ कंफर्म है? नहीं कंफर्म है। तो हम कैसे बताएं कि हमारा उत्तर किससे आएगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं? नहीं पर्याप्त है भैया, नहीं पर्याप्त हैं। 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अकेले अकेले भी उत्तर नहीं आया, दोनों को मिलाने पर भी उत्तर नहीं आया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि हम इन दोनों को सहारा लेकर भी हम उत्तर नहीं निकाल पाए। उत्तर क्या आएगा हमसे से, लेकिन उत्तर निकलना तो चाहिए ना कंफर्म। उत्तर क्या आएगा हम ये नहीं जानते, लेकिन उत्तर कंफर्म आना चाहिए। जो कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं, दोनों को मिलाने से भी नहीं आया। अगर 1 से आ जाता तो 1 उत्तर होता, 2 से आ जाता तो 2 होता, दोनों से आ जाता तो दोनों होता, और दोनों से नहीं आया तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं। ये नई सवाल है, आप लोगों के बीच रखी है, जो है एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई सवाल है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी सवालें अब आ रही हैं, आप लोग देखिए इसको और बनाइए, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 415, किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ है ये मिल्क इज हॉट। क्या है? 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, और 18 का अर्थ है हॉट सॉप। ठीक है, और 895 का अर्थ है सॉप इज टेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा संख्या टेस्टी शब्द का दर्शाएगी, यानी कौन सा कूट टेस्टी शब्द का कूट होगा, कूट होगा? तो हमको क्या निकालना है? टेस्टी शब्द का कूट। जब आपको ऐसी सवाल दिखे तो सबसे पहला क्या काम करना है कि टेस्टी है कहां कहां। टेस्टी जो जिसका कूट पूछे, यानी जैसे यहाँ टेस्टी का कूट पूछा है, तो जिसका कूट पूछे पहले उसको देखो कि वो है कहां। तो पहले चलते हैं पहली लाइन में, देखते हैं क्या पहली वाली में लाइन में है क्या। लेकिन पहली में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है मिल्क इज हॉट, तो इसमें तो नहीं है, यानी हमारा उत्तर 415 में से नहीं आएगा। मतलब 415 में 4 1 5 में कोई उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, अच्छा कहां लिखा है टेस्टी? टेस्टी इसमें भी नहीं लिखा है। बताओ दोनों दूसरी लाइन में लिखा है क्या टेस्टी? नहीं लिखा है। टेस्टी दूसरी लाइन में भी नहीं लिखा है, तो दूसरी लाइन से भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। हमारा उत्तर आएगा कहां से? ये देखो टेस्टी तीसरे लाइन में लिखी है। कहां लिखी है? तीसरे लाइन में लिखी है कि नहीं? बोलो, टेस्टी कहां लिखी है? तीसरे लाइन में। और तीसरे लाइन का कूट कहां है? ये रहा 895। क्या लिखा है 895 को? सॉप इज टेस्टी। ठीक है, और टेस्टी का कूट पूछ रहा है, यानी हमारा उत्तर जो होगा ये 18 और 415 में से कोई अंक नहीं होगा, लेकिन 895 में से कोई एक अंक होगा जो होगा उत्तर। अब जब टेस्टी एक जगह है, जब टेस्टी एक जगह है, तो जो नंबर होगा इसका, जो कूट होगा, वो भी एक ही जगह होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो जैसे टेस्टी सिर्फ तीसरे लाइन में है, तो जो उत्तर होगा वो सिर्फ तीसरी लाइन से आएगा, लेकिन जो अंक होगा वो सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए। जैसे टेस्टी एक ही जगह है, तीसरी लाइन में, और कहीं नहीं हो रहा। अच्छा देखो, यहाँ 8 पहली लाइन में भी है, दूसरी यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या 8 हमारा उत्तर होगा? क्या नहीं होगा। अब देखो यहाँ 5 है इधर भी और 5 इधर भी है, क्या 5 हमारा उत्तर होगा? क्या नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि टेस्टी तो एक जगह है, टेस्टी तीसरी लाइन में एक जगह है, कूट भी हमारा तीसरी लाइन में एक ही जगह होना चाहिए, जो कौन सा नंबर है? 9। 9 देखो और कहीं नहीं है, सिर्फ तीसरी लाइन में है और एक जगह है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 9 हुआ। समझ में आया क्या दोस्तों? बोलो, चले आगे।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? से यानी क्या? 9। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो निम्न आकृति में, चलो इसमें त्रिभुज गिनना है। चलो गिनो त्रिभुज, गिनो त्रिभुज। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलो इसमें हम त्रिभुज गिनते हैं, गिने। चलो शुरू करते हैं त्रिभुज गिनना। चलो पहले तो आपको हम बताए हैं कि पहले आप इसमें देख लीजिए, इसमें जो हमसे बच्चे पढ़े होंगे पता होगा उनको कैसे गिनना है। 1 2 3 4, ये 4 हैं और इसी का दूना कर दो, कितना हो जाएगा? 8। यानी इतने में कितना है? 8 त्रिभुज। आगे अब यहां से इसको गिनो, ये इसमें कितने हैं? 3, क्योंकि 1 और 2 कितने? 3। 3 यहां से और यहां से देखो, 1 और 2, 3 यहां से, यानी टोटल कितने हुए? 3 3 6 8 14। 14 तो यहां से अभी निकले हैं। कितने निकले? 14। कहां से? ये जो रंगीन किया गया है, यहां से कितने निकले? 14 निकले। और आगे देखिए, एक यहां से बनेगा क्या? एक यहां से बनेगा क्या? ये 2 तो ये हो गए। बोलो इसमें और कुछ बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। एक यहां से देखो, एक ये बना, और एक देखो यहां से भी बनेगा। फिर एक इधर से और एक इधर से, ये वाला, ये इन दोनों के, ये तो एक ये कितना हुआ? 2 और मिल गया। अभी इधर ही क्या है, समझा? अब चलते हैं उस पार, उसमें देखते हैं। चलिए इधर चलते हैं। आपको पता होगा, इधर देखिए, ये वाला देखिए, बस ये, इसमें से कितना? तो 2 1 3। इधर देखिए, ये यहां से ये इतना ही, ये देखिए कितना? 1 और 2 कितना? 3। 3 इसमें से, 3 इसमें से निकले क्या? अब देखो यहां से देखो, इसमें इधर इधर से, ये इधर से एक ये वाला और एक ये, 2 और एक बड़ा वाला, 3 यहां से भी निकला। कितना हुआ? 3 3 6 3 9, यानी 9 और हो गया। और आगे चलिए, और देखिए कहां बन रहा है। और देखिए एक ये छोटा वाला बन रहा है का? ये छोटा वाला, एक ये भी बन रहा है। बना कि नहीं बना? बना ना। एक ये बना, और एक देखिए ये बन रहा है क्या? ये वाला, ये इससे 2 बना। और बोलो, 2 और बना। चलिए अब जोड़ते हैं, देखिए कितना हुआ? 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, अब 20 9 29। टोटल बने कितने? 29 बने। अब हमारा ऑप्शन देखिए क्या है? 24 है, 23 है, 25 है, 27। तो अप्रोक्सीमेट 10 आएगा नहीं 27, लेकिन बना कितना? 29। लेकिन 29 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन क्या है? कितना? 27 है। तो हम सबसे ज्यादा 29 के करीब यही है ना, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 27। आप लोग एक बार और गिन लीजिएगा, 27 आएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे पीछे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 29 है तो 29 नहीं है तो गलत, ऐसा नहीं है। 29 के करीब में 27 है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? 27। आप लोग गिन लीजिएगा एक बार और। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये रहा सवाल। ये सवाल है कैलेंडर की। किसकी सवाल है? कैलेंडर की सवाल है। पूछा क्या है कि 25 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? कैसे? 25 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखना है? तारीख लिखनी है। उसके बाद जनवरी का कोड। जनवरी का कोड क्या होता है? 033 035 614 625। यानी जनवरी का कोड क्या हुआ? 0। फिर 1900 है, अगर इसमें 400 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 आएगा तो कितना जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 48 में कितने लीप ईयर होंगे? तो 12। उसके बाद 48 को जोड़ते हैं, फिर बटा क्या करते हैं? 7। 7 से भाग लगाते हैं, और 7 से भाग काहे लगाते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, काटते हैं इसको। 7 त्रिक 21, 21 4 25, 4 शेष यहां से, 7 एकन्नम 7,
5 12 और 5 4 9 यानी 2, और इधर 7 6 42, 42 और 42 6 48 होता है। 6 शेष बचा और 6 2 8 यानी बचा कितना? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जब महीना हो जनवरी फरवरी का, क्या जब महीना हो जनवरी फरवरी का, तो आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। जब बात जाए जनवरी फरवरी की, जब महीना हो जनवरी फरवरी को, तो आप क्या चेक करेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर आप चेक करेंगे। अच्छा ये बताओ 48 क्या लीप ईयर है क्या? बिल्कुल, 48 कैसा है? लीप ईयर है। जब बात आए जनवरी फरवरी की और वो साथ में क्या दिया हो? लीप ईयर दिया हो, तो 7 से भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। समझ में आया क्या? कब? जब महीना किसका हो? जनवरी फरवरी का, सिर्फ जनवरी फरवरी का। महीना किसका हो? जनवरी फरवरी का, और साथ में लीप ईयर हो। जब महीना हो जनवरी फरवरी का, साथ में क्या हो? लीप ईयर दिया हो, तो क्या करेंगे हम? जब पूरा काम, जब 7 से हम भाग दे लेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आया है? 1। 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो होगा 0, और 0 कौन सा दिन होता है? तो होता है रविवार। कौन सा होता है? रविवार। तो हमारा उत्तर आया रविवार। समझ में आया दोस्तों? सबसे पहले क्या लिखना है? तारीख लिखनी है। उसके बाद जनवरी का कोड लिखना है। उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड लिखना है। जो 1900 है, 400 से हम भाग देंगे, 3 शेष आएगा, और 3 आएगा तो हम क्या करते हैं? 0 जोड़ते हैं। हमने 0 जोड़ा। उसके बाद देखते हैं कितने लीप ईयर इसमें आ रहे हैं। 48 साल में 12 लीप ईयर, तो 12 जोड़े। उसके बाद इस 48 को जोड़ के 7 से भाग लगाए, और एक काहे लिए घटाए? कब? एक कब घटाए हैं? जब महीना हो किसका? जनवरी फरवरी का। जब महीना हो जनवरी फरवरी का, साथ में लीप ईयर भी दिया रहे, तो जब उत्तर निकलता है उसके बाद हम एक क्या करेंगे? घटाएंगे। उसके बाद उत्तर लिखेंगे। तो 1 घटाए तो 0 आया, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? रविवार, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड रिलेशन का है। चलिए बनाते हैं। चलो, लिखा क्या है? ए यश का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? यश का पुत्र है। यश का पुत्र कौन है? ए यश का पुत्र है। तो यश का पुत्र है तो पक्का, अगर जब यश का पुत्र है तो प्लस होगा। अगर मेल पर्सन है तो प्लस लिखते हैं, फीमेल पर्सन है तो क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, ए जो है यश का तो पुत्र है। पुत्र है तो भैया यश से नीचे ना होगा। अगर आपके पिताजी हैं या माताजी हैं तो आप उनसे ऊपर नहीं ना जाएंगे। बनाने का तरीका आप कहीं भी पढ़े तो आपको तरीका बताया गया होगा कैसे करना है। तो ए जो है यश का पुत्र है। अच्छा यश का पुत्र है, ये तो ठीक है कि हाँ ये पुत्र है, लेकिन क्या यश का जेंडर क्लियर है क्या? यश का तो जेंडर नहीं क्लियर है। यश पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, बोलो। लेकिन ए का तो क्लियर है ना, यश, ए जो है यश का पुत्र है। यश का पुत्र है, ये तो ठीक है। चलते हैं अगले पे। डी एफ की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? एफ की। अच्छा हम कहां इसको बैठाएं? कुछ पता है? शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां कंफर्म लैंग्वेज हो। अच्छा ये बताओ, डी एफ कुछ कंफर्म है? कहां हम डी एफ को किसके साथ रख दें? नहीं कंफर्म है, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है एफ जी का पिता है, ये भी नहीं कंफर्म है। एफ जी का पिता है, कहां एफ को रखे, कहां जी को रखें, किसके साथ बनाए? नहीं पता है, छोड़ देते हैं। आगे पढ़ते हैं। जी जो है ए की बहन है। जी ए की बहन है। अच्छा ए की बहन जी है, यानी ए एक लड़की, जी एक लड़की है। पूछा, बोला है कि जी ए की बहन है। जी जो है ए की बहन है, यानी जी क्या है? लड़की है। जेंडर क्लियर है इसका। और आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसको बना सकते हैं क्या? यफ जी का पिता है। यफ किसका पिता है? जी का। अगर ये भैया जी के पिता हैं तो ये प्लस होंगे, तो पक्का ये माइनस होंगे, क्योंकि ये भाई बहन है। तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं? बोलो भाई। तो ये यश इसकी मम्मी हुई, यफ इसके पापा हुए, और ये इसकी बेटी, ये बेटा।
क्लियर है? और आगे पढ़ते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। डी एफ की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है, यानी इसकी एक और बहन है। एफ की पुत्री है डी, एक और बहन है। आगे पढ़ते हैं, ए का विवाह क्यू से हुआ है। ए का विवाह किससे हुआ है? क्यू से। तो ये लड़का है, लड़की से विवाह हुआ होगा। बोलो भाई, क्यू का फिर जेंडर क्लियर है? बोलो, चले आगे। अब आगे क्या है? डब्लू ए का पुत्र है। डब्लू किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, तो यानी डब्लू ए के, फिर ए उसके पिता हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल है यश, यश का डी से क्या संबंध है? यश का डी से क्या संबंध है? यानी डी जो है यश को क्या बोलेंगे? सवाल है यश का डी से क्या संबंध है, यानी डी जो है यश को क्या बोलेंगे? तो ये डी जो है यश को क्या माता जी बोलेंगी क्या? बोलो भाई, ये इसके पापा की वाइफ मम्मी तो होंगी ना, यानी डी जो है यश को माता जी तो बोलेंगी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? माता। क्या हुआ? माता हुआ। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो हमारा उत्तर क्या हुआ? माता हुआ, यानी डी जो है यश को माता जी बोलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। शहर यच शहर आर के पूरब में है। शहर यच जो है शहर आर के पूरब में है, यानी इधर होगा। शहर आर के पूरब में शहर यच, सही है। आगे पढ़ते हैं। और शहर डी के उत्तर में है। शहर यच शहर आर के पूरब में है और शहर डी के उत्तर में है। और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट कौन है? यच। तो बोला है शहर यच जो है शहर आर के पूरब में है और शहर डी के उत्तर में है। तो यच जो है शहर डी के उत्तर में है कि नहीं यच? बोलो, शहर डी के उत्तर में हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। चलते हैं अगले, आगे चलते हैं कि शहर ई जो है शहर यच के दक्षिण पूरब में। शहर ई जो है शहर यच के दक्षिण पूरब में है। तो यच यहाँ है और यच के दक्षिण पूरब, यच का दक्षिण पूरब इधर ही होगा। तो यहाँ कौन है? ई है। दक्षिण पूरब भाई देखो, ये रहा पूरब, ये रहा दक्षिण। तो यही ना होता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, यही है ना दक्षिण पूरब। तो बोला क्या है कि शहर ई जो है शहर यच के दक्षिण पूरब, यानी शहर यच के दक्षिण पूरब में ही हुआ। सही है। आगे चलते हैं। शहर आर के संदर्भ में, ये शहर आर के संदर्भ में डी किस दिशा में है? शहर आर के संबंध में, आर के संबंध में डी किस दिशा में है? अच्छा, ना समझ में आए तो आप यहीं से प्लस बना लीजिए। बोले शहर आर से किस दिशा में है डी? यही बोला है कि शहर आर के संदर्भ में शहर डी किस दिशा में है? तो शहर आर के संदर्भ में शहर डी किस दिशा में है? क्या दक्षिण पूरब दिशा में है क्या? बोलो भाई, इसी दिशा में न जा रहा है तो कौन सी दिशा? दक्षिण पूरब। बोलो, समझ में आया कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही है ना सवाल, शहर आर के संदर्भ में शहर डी, तो आर के संदर्भ में शहर डी दक्षिण पूरब में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या ये लिखी गई है। कौन सी संख्या लिखी है? 19758436। ये एक संख्या लिखी गई है। संख्या और आगे क्या है देखिए, संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले तो ये संख्या है, अब इस संख्या को बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं किस क्रम में? अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है बताओ? आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ किस क्रम में बोला है? अवरोही क्रम में।
अवरोही क्रम में पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए, सबसे बड़ा 9, फिर उससे छोटा 8, फिर 7, उसके बाद 6, 5, 4, 3 और 1, 2 तो नहीं है, तो ये संख्या थी, इसको हमने अवरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब आगे व्यवस्थित किया जाता है। आगे क्या है कि मूल संख्या की, यानी ये जो है मूल संख्या की तुलना में, ये मूल संख्या है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। यानी मूल संख्या की तुलना में, इस संख्या की तुलना में कितने अंकों की क्या होगी स्थिति, अपरिवर्तित होगी। मतलब वो जहां थे वहीं हैं, परिवर्तित नहीं हुए हैं, अपरिवर्तित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन मिल रहा है। अच्छा, 7 देखो, यहां भी तीसरे नंबर पे आया, यहां भी तीसरे नंबर पे 7 आया। और आगे देखते हैं, ये देखो 4, देखो 4, ये देखो 7 जहां रहना चाहिए वहीं आया, क्योंकि यहां भी तीसरे पे था, यहां भी तीसरे पे है। उसके बाद 4 देखो, 4 को जहां आना चाहिए था वहीं पे है कि नहीं, बोलो भाई। यही 2 स्थान है जो अपरिवर्तित हैं, बाकी सब तो परिवर्तित हो चुके हैं। ये 7 जहां आना चाहिए था वहीं है, 4 को भी जहां आना था वहीं है, तो इसलिए कितने स्थान अपरिवर्तित हैं, 2 स्थान। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 होगा। किससे तुलना किया गया, मूल संख्या से। मूल संख्या क्या है, जो पहले संख्या ये दी गई है, यही मूल संख्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करने को बोला, व्यवस्थित कर दिए। फिर कहा कि कितने अंकों की स्थान अपरिवर्तित है, तो देखे तो 2 अंकों का स्थान ऐसा है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, 2 अंकों का स्थान ऐसा है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, तो यही पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। चलिए दोस्तों, रोहित सर को बुलाते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लें आप लोगों से। आ जाइए रोहित सर। आ जाइए सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी देखिए थोड़ी सी जानकारी देना था। जानकारी ये देना था कि अभी देखिए रेगुलर क्लास जो है चल रही है आपकी। रेगुलर क्लास में रीजनिंग की क्लास डेली पढ़ रहा है और साइंस भी पढ़ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। जो प्रश्न की प्रकृति है आप लोग डेली देखिए। रीजनिंग के जो है प्रश्न यहाँ पे, और साइंस, रीजनिंग और साइंस के जो प्रश्न हैं एकदम हाई लेवल के प्रश्न, आप जान लीजिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। सर ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुए हैं, चाहे वो रेलवे के एलपी हुआ हो, टेक्नीशियन हुआ हो, या एनटीपीसी अभी हुआ है, सब ये प्रीवियस ईयर सर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। यानी आप जानते हैं अगर किसी भी परीक्षा को फोड़ना हो, मतलब क्रैक करना हो, जब तक उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हमको प्रश्न की प्रकृति नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखिए हमने अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप सब जो है, आप सबको अच्छा लग रहा है, हमें विश्वास है। तो हम लोग डेली हर चीज नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जो है पहली बात इन सब प्रश्नों को देखिए। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी देने वाले हैं, नवंबर दिसंबर तक इसका पेपर होना है। उसके बाद दिसंबर तक 20,000 25,000 यूपी सिपाही की वैकेंसी आने वाली है। दरोगा की लगी ही है, एसएससी देंगे ही, हो सकता हो लेखपालिक आ जाए क्योंकि पेट एग्जाम हो चुका है। तो आने वाले जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, अगर उनको आप विशेष तौर पर ध्यान में रख करके यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है केवल ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ दिया जा रहा है, नहीं, पूरा ऑप्शन को क्या किया जा रहा है, पूरे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं यदि आप पहले नहीं पढ़े हैं, लेकिन यदि एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको समझिए उस प्रश्न का पूरा रूल भी बताया जा रहा है। यानी रूल के साथ पूरा बताया जा रहा है, नियम के साथ बताया जा रहा है। अर्थात आप इसी प्रश्न से उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल में तब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब रीजनिंग साइंस के लिए मैं जो कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं एकदम बेस्ट मिल रहा है। आप जानिए, आप और चैनल से सब्सक्राइब किए होंगे तो और चैनल से टैली कराइए। यहाँ प्रश्नों की जो प्रकृति है बहुत नंबर 1 की है। तो हम लोग लगे हुए हैं। मैथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब डेली जाएगा, मैथ के प्रश्न जाएंगे। स्टैटिक जीके हम पढ़ा रहे हैं। स्टैटिक जीके में देखिए क्या होता है,
स्टैटिक जीके में मतलब वो सब चीज होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। स्टैटिक जीके जैसे ही खत्म होगा हम चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। चैप्टर वाइज शुरू करने का मतलब क्या है, आप समझिए चैप्टर वाइज में अब जैसे हम जीके में अगर चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले संविधान पढ़ा देंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे और आपका जियोग्राफी पढ़ा दिया जाएगा। हिस्ट्री में तीनों आएगा, पॉलिटी में भी आएगा आपका और ज्योग्राफी में भी दोनों आ जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए, ताकि हम लोग भी नए तरीके से आपको प्रोवाइड करा सके कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़े हमारे व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं, आप सब अगर चाहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वीडियो डेली पड़ेगी, डेली सब चीज जाएगा, आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है सर, बोलिए कुछ बोलना हो तो। ठीक है, बस ठीक है, ठीक सर। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।